Hello and welcome everybody. This is CA Chinmay Pathak and this is our day 12. देख चुके हैं हम 11 दिन हो चुके हैं 44 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से शुरू किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तीनों यूनिट कंप्लीट करके 4 और 5th यूनिट कल से शुरू कर चुके हैं। इतना आगे बढ़ चुके हैं, डेली 50, पहले 10 बच्चे भेजते थे, फिर 20, अभी 30, अभी अब तो 50 से 60 स्टूडेंट्स एवरीडे मुझे आंसर्स भेजना शुरू कर दिए हैं। तो इस सक्सेस को देखते हुए आई फील सो मच मोटिवेटेड, आई फील सो हैप्पी that you guys are so serious about your studies. This series, this seminar, all this stuff is not for time pass. ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ कि चलो बैठ जाता हूँ 1 घंटा रोज आप लोगों के लिए, नहीं। दिस इज समथिंग विच विल बेनिफिट यू अ लॉट। जितने भी लोग हैं बिना क्लासेस के बैठे हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लास करी लेकिन कभी आंसर राइटिंग नहीं करवाया उन्होंने, जितने भी लोग हैं जिनको लॉ में बहुत दिक्कतें आती हैं, उन सब के लिए ये एक रामबाण उपाय है। क्योंकि इसमें मैं आपके साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, आंसर्स भी डिस्कस करता हूँ, उसको हम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं। And that is the reason I feel that this is something very different, very fantastic for all of you guys. So without wasting even a single minute, let's start with today's series. आज हमारा डे 12 है, क्वेश्चन 45 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। और आप देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। कल कर चुके हम 2 क्वेश्चन इसमें से, अभी और एक है। कहता है, इज इट रिक्वायर्ड दैट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली। मतलब 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी, तो क्या ये जरूरी है कि उन लोगों ने ही पर्सनली ही खुद वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। ए बोलता है मुझे आप मुझे 10 लीटर तेल डिलीवर करो, क्या जरूरी है क्या मिस्टर बी को ही जाके हाथ से तेल डिलीवर करके आना है? ये सवाल ये पूछता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट वेज टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो ये तो जो प्रॉमिसर है, जिसने बोला है कि हाँ मैं फुलफिल करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको खुद को परफॉर्म कर सकता है वो। दूसरा, उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस आने वाले हैं, सेक्शन 40 की बात मैं अभी कर रहा हूँ। एजेंट जो है उसको अगर ऑथोराइज किया हुआ है और स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई पर्सनल स्किल्स नहीं है, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। जैसे मैं एक सीए हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि सर मेरा एक ये नोटिस का रिप्लाई बना दो, अब इसमें मेरा पर्सनल स्किल है सर, इसमें मेरा पर्सनल स्किल है, इसमें मेरा नॉलेज है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूँ, मेरा इसमें नॉलेज है, मैं किसको डेलीगेट नहीं कर सकता। लेकिन रेगुलर काम है, सर अकाउंटिंग करवा के चाहिए, तो मैं किसी को जरूर दे सकता हूँ वो काम। तो पर्सनल स्किल्स नहीं है तो मैं एजेंट को बोल सकता हूँ तू काम करवा ले। अगर जिस जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला उसकी डेथ हो जाती है और पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, आर्टिस्टिक ड्राइंग, पेंटिंग, स्पेशल नॉलेज, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो उसके डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, उनको करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल। अब मान लीजिए, और इसमें एक नया कंडीशन ऐसा भी है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तो लायबल होते हैं लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती उनकी। जैसे कि इधर लिख के बताता हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मिस्टर बी मिस्टर ए को 10 लाख रुपीज देगा एज लोन, एंड मिस्टर ए इसको रिटर्न करते वक्त देगा 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट देगा। अब ए की डेथ हो जाती है तो इसका बेटा जो है मिस्टर एक्स, बी इसके पास जाता है कि अब तू मेरा 12 लाख रुपए दे, तो मिस्टर एक्स फुल्ली लायबल नहीं होगा। मिस्टर ए से उसको कितनी स्टेट आई है ये पूछा जाएगा कोर्ट में, तो समझेगा कि 8 लाख रुपीज आया है सर से, तो मिस्टर बी एक्स को पूरे 8 लाख मिस्टर बी को देने हैं। सर इसके पास कितनी स्टेट आई है, 2 लाख की है, तो 2 लाख ही देना है, तो ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम द जो भी उसका फादर है या whomsoever इट मे। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन, मेरे अलावा किसी ने कर दिया, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुझे 10 किलो राइस दे दूंगा, मैं और मेरा भाई पार्टनर्स है, मेरे भाई ने डिलीवर कर दिया, अब सामने वाला आके बोलता है कि तूने नहीं किया, जिनमें तेरे भाई ने किया, तो तू वापस करके दे, तो ऐसा नहीं चलता। इफ द थर्ड पार्टी, मेरा भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है फिर भी उसने डिलीवर कर दिया, थर्ड पार्टी ने डिलीवर किया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, since you have accepted the performance from a third party, that is my brother, you ought to accept it, अपने accept किया है तो you ought to you cannot come and tell me कि आपने भी इसको complete करके दिया। एंड इसके बाद आता है जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस 2 या 3 लोग मिलके या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ मिलके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते, प्रॉमिस में आते जाते, तो किसी एक की डेथ हो जाती है तो बाकी के प्रोमिसेस लायबल हो जाते हैं टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो क्या इसमें अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो, अगेन पर्सनल स्किल क्या होती है, स्पेशल स्किल होती है, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जैसे हम लोगों का काम है, प्रोफेशनल्स का काम है, जिसमें एक पर्सनल स्किल एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपर्टीज है, वो चीजें पर्सनल स्किल्स में आती है। इसको छोड़ के हम
कि ये अगर नहीं है तो कोई और भी परफॉर्म कर सकता है। कोई और में हमने 5 लोग 4 लोग देखे, एक तो पहला खुद में, मैं छोड़ के 4 लोग, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, थर्ड पर्सन एंड जॉइंट प्रोमिसेस। सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं लिखना शुरू करता हूँ। इसमें पहले मैं सेक्शन 40 को कोट करूंगा। अच्छा, इसमें सेक्शन नंबर्स कितने हैं? यहाँ पे सेक्शन 40 एक है, सेक्शन 37 है, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 है। तो 37, 40, 41, 42 ऐसे 4 सेक्शन इन्वॉल्व है। चारों को कोट करने वाला हूँ मैं लिखते हुए। फिलहाल के लिए मैं शुरू करता हूँ इसको लिखना। तो हम लिखेंगे except when personal skills are required to execute a contract. A contract can be performed by following persons. जब पर्सनस के लिए तो खुद को ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ है तो कौन कौन उसमें आता है उसको हम अभी देखेंगे। ओके, या तो फर्स्ट वन है प्रोमिसर हिमसेल्फ। सेक्शन 40 of the Indian Contract Act 1872, whenever personal skills are required in performance of a contract, और दूसरा केस है the contract explicitly states the performance explicitly states that the performance should be done by promiser himself, then the contract should be performed by the promiser himself. उसने खुद ने ही करना चाहिए। दिस इज सेक्शन 60, सॉरी सेक्शन 40। दिस इज सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ट्रस्ट का भी केस है। अगर पर्सनल स्किल है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, जो एक सीए के ऊपर हम डालते हैं, किसी प्रोफेशनल के ऊपर डालते हैं, तो वहां पे भी वो नहीं चलता है, किसी और ने परफॉर्म किया तो वो हमने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में कवर कर चुका हूं मैं। सेकेंड में कौन आता है सर? एजेंट। सो हम लिखेंगे where personal skills are not required, the promise can be executed by an agent authorized by the promise. This is again section 40। ये भी सेक्शन 40 ही है। नेक्स्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें आ जाता है सेक्शन नंबर 37। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में आ जाता है सेक्शन नंबर 37। हम लिखेंगे एज पर section 37, whenever a promiser dies or becomes incompetent to perform a contract and it does not involves, just a minute, and it does not involves personal skill, then
it can be performed by the legal representative of the promisor। लेकिन इसमें हमको क्या क्या लिखना है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, दैट उसकी जो स्टेट है उसके ही बेसिस पे सब होगा। उसकी स्टेट अगर कम वो लेके आता है तो फिर उतना जितना स्टेट है उतनी कोई लायबिलिटी उसकी लिमिटेड रहेगी। हाउएवर his liability is limited to the extent of estate inherited by him। जितना estate उसको मिलेगा उतना ही उसको हमारा उतना ही उसका liability रहेगा। So this was the third case. Now the fourth case, fourth में मैंने क्या बोला था, थर्ड पर्सन, इसको छोड़ के कोई और, तो सेक्शन 41 है यहाँ पे। थर्ड पर्सन की केस में क्या है, कोई और परफॉर्म कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, बाद में वाकई बोल रहे हो कि प्रॉमिसर तूने तो परफॉर्म ही नहीं किया, तो नहीं चले। आपने एक्सेप्टेंस के वक्त ही बोल के नहीं नहीं नहीं, नहीं तू मत कर, तू क्यों कर रहा है, प्रॉमिसर को करने को बोल, तो उस केस में फिर अलग से केस सिनेरियो क्रिएट होगा। तो हम लिखेंगे थर्ड पर्सन में हमारा आंसर आएगा whenever a promise is performed by a third party, whenever a promise is performed by a third party and it is accepted by the promise, then he cannot subsequently require performance from the promiser। This is section 41। This is section 41। एंड फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट इसमें आता है वो होता है जॉइंट प्रोमिसर्स। लिखेंगे व्हेन टू और मोर joint promisors enter into a contract, then if any one or more of the joint promises die or becomes incompetent to execute the promise, then the other joint promisers are liable to execute the contract। ये मैंने वो कौन सा सेक्शन बोला था, सेक्शन 41 हो गया, सेक्शन 40 हो गया, सेक्शन 37 हो गया, सेक्शन 42। दैट्स इट फॉर दिस आंसर सर। इस आंसर में हमें इतना ही लिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है यूनिट 4 का, ये व्हाट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या परिणाम होता है। कोई भी इम्पॉसिबिलिटी जो मान लीजिए हमारे कंट्रोल के बाहर है, अर्थक्वेक आ गई, बाढ़ आ गया, गवर्नमेंट ने किसी चीज को बैन कर दिया, कोई भी ऐसी कंडीशन, ऐसे सर्कमस्टेंस जो हमारे दोनों पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड है और जो होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया या फिर इलीगल हो गया, तो हम कहेंगे ऐसे इवेंट को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ऐसे केसेस में क्योंकि किसी की भी गलती नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन से छूट जाते हैं अनटिल अनलेस अगर कुछ पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है। क्वांटम मीरियड का केस बन रहा है, मान लीजिए गुटखा विमल पान मसाले का मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था, 10,000 पेटी बेचना था, 2,000 पेटी बेच चुका हूँ, बाकी का अभी नहीं बेच सकता क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया, तो 2,000 का पैसा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा ही कहेंगे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स रहते हैं,
उन एग्जाम्पल्स में एक रहता है कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे फायर लग गई, किसी की डेथ हो गई, आर्टिस्ट की कुछ हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर ही खराब हो जाता है। दूसरा होता है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब मैंने कोई हॉल बुक किया था ताकि वहां पे एक शादी हो सके और शादी कैंसिल हो गई, तो इसमें मेरी थोड़ी कुछ गलती है, शादी कैंसिल हो गई तो हो गया, मैं क्या करूँ उसमें। इनकैपेसिटी टू परफॉर्म, क्योंकि कुछ लॉन्ग इलनेस किसी को हो गया है, टर्मिनल इलनेस हो गया, तो अभी वो परफॉर्म नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। लॉ में चेंजेस आ जाते हैं, किसी चीज के लिए सरकार बोलती है इलीगल है, लीगल है, वॉट एवर इट मे बी। आउटब्रेक ऑफ वॉर, मतलब वॉर हो जाता है कहीं पे, सॉरी। तो इस तरीके से जो हमारे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो इन रीजंस को हमको डिटेल में सिर्फ लिखना है और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक एक करके लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल या इलीगल कर देती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, सर्कमस्टेंस चेंज हो जाते हैं जो पार्टीज के कंटेम्पलेशन यानी पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। तो हम लिखेंगे एन impossibility which renders the contract impossible to perform or illegal due to some uncertain event or change in circumstances beyond the contemplation of the parties is called supervening impossibility। ठीक है, following can be the reasons for such type of impossibility। पहले मैंने बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो हम लिखेंगे accidental destruction of subject matter, example fire, earthquake, death of an artist, etc। सेकंड मैंने क्या बोला था, पर्टिकुलर चीजें नहीं होना, नॉन एग्जिस्टेंस होना, ये नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस या फिर नॉन ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। ओके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम कह सकते हैं कि कोई इवेंट कैंसिल हो गया, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल cancellation of marriage for which the hall was given on rent। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी, कुछ इलनेस है किसी को, इसकी वजह से कुछ इनकैपेसिटी हो जाए परफॉर्म के लिए, तो हम लिखेंगे incapacity to perform things due to लॉन्ग टर्म इलनेस, ऐसा भी हो सकता है इसमें, इधर ऐसा आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चेंज इन लॉ, एंड लास्ट वाला मैंने क्या बोला था आपको, लॉ चेंज होने के बाद वॉर हो रहा है कहीं पे, तो हम लिखेंगे चेंज इन लॉ और आउटब्रेक ऑफ वॉर, वॉर आउटब्रेक हो रहा है। ठीक है,
सो इन ऑल दिस टफ केसेस हम कह सकते हैं कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब इसने सिर्फ इतना नहीं पूछा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उसके इफेक्ट्स भी पूछा है। तो ये इससे क्या होगा, इट विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड रिलीज ऑफ देयर ऑब्लिगेशन। हम लिखेंगे सुपरवीनिंग impossibility renders the contract void and releases the parties of their obligations. Case study in front of me belongs to Indian Contract Act Unit 5 and it is for 6 marks. 2018 में आ चुका है और 6 मार्क के लिए है। कहता है एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद शांति ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30 जून 17 फॉर 11.5 लाख। एम शांति को मशीनरी देने वाला है 30 जून 17 तक 11.5 लाख रुपीस में। ठीक है भाई। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक हुआ, क्या एम लिमिटेड के हाथ में था? नहीं, ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, शांति को दे नहीं पाए। लेटर शांति ट्रेडर्स प्रोक्योर्ड द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर 12.75 लाख। तो शांति को जरूरत थी तो इसने मार्केट से 12.75 लाख को ये चीज खरीद ली। तो जो चीज 11.5 को थी वो क्योंकि टाइम पे गए तो 12.75 को मिली। तो रफली आप देखोगे तो 1.25 लाख का लॉस हो गया है शांति ट्रेडर्स को। ठीक है। ड्यू टू दिस शांति ट्रेडर्स वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से भी रोके गए वो लोग क्योंकि मशीनरी टाइम पे आए नहीं। विच वॉज मेड विद जेनिथ ट्रेडर्स। तो शांति ने जेनिथ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ये भी परफॉर्म नहीं हो पाया। अब एंड वेर कंपेल्ड टू पे कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको इसको कुछ पेनल्टी देनी पड़ी, जो भी कुछ रहेगी। शांति ट्रेडर्स को एडवाइस करिए द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन व्हिच इट कैन क्लेम फ्रॉम लिमिटेड रेफरिंग टू लीगल प्रोविजंस। तो दो सवाल है, पहले तो ये लॉस क्या शांति एम लिमिटेड से रिकवर कर सकता है? दूसरा, ये जो पेनल्टी पे किया क्या ये भी वो एम लिमिटेड से रिकवर कर सकता है? तो यार लेबर स्ट्राइक जो था ना वो एम के हाथ में नहीं था और इसकी वजह से शांति को जो नुकसान हुआ ये 1.25 लाख का। तो मैं मानता हूँ कि चलो ये नेचुरल नुकसान है, नॉर्मल नुकसान है, इसको हमको देना चाहिए, एम लिमिटेड ने इसको पे करना चाहिए, नॉर्मल लॉस। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट ये ना एम लिमिटेड को पता था ना एम लिमिटेड को इसके बारे में कुछ आइडिया दिया गया था, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये डायरेक्टली इसकी नॉन डिलीवरी से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहीं और से भी मशीन लेके इसका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया होता तो भी चलता था, लेकिन इन्होंने किया नहीं वैसे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक वॉल है, ये वाला ट्रांजेक्शन नॉर्मल लॉस में कवर होगा, लेकिन ये वाला ट्रांजेक्शन रिमोट लॉस में कवर होगा, दूर के लॉसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, रिकवर नहीं कर सकते, इनको रीइंबर्स नहीं कर सकते। तो इसको हमें लिखना है, इस केस स्टडी में हमको इसको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में थोड़ा बताना है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा लिखने में। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए क्योंकि चीजें चल रही तो बता देना चाहता हूँ। 20 मार्च से हमारा दो चीजें शुरू होने वाला है। पहला 199 रुपीज का टेस्ट सीरीज। ठीक है, 199 रुपीज का टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में हमें क्या है, आपको 4 पेपर मिलेंगे, चारों सब्जेक्ट का एक एक आपको लिख के मुझे भेजना है। मई के अटेम्प्ट तक वैलिड है, कभी भी आप भेज सकते हो, मैं 48 आवर्स में इसको चेक करके आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 20 मार्च को मैसेज करना है, उसके पहले भी कर सकते हो, लेकिन 20 मार्च को डिटेल्स भेजा जाएगा आपको सब, और स्लॉट्स इसके इमीडिएटली फुल हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप पहले ही मुझे मैसेज करो ताकि 20 मार्च को आपको प्रायोरिटी पे मैं बता सकूँ ये चीज़। दूसरा, 20 मार्च से मेरा लॉ का लाइव बैच भी स्टार्ट होने वाला है, इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो जिसको भी रजिस्टर करना है लॉ लाइव बैच के लिए वो कर सकता है। 3333 रुपीज का ये मेरा लॉ का लाइव बैच है। 1 मंथ में पूरा लॉ कवर करने वाले हम। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। लाइव होने के बावजूद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आप देख सकते हो टिल द डेट ऑफ योर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में एग्जाम होने के बाद अगर लगता है कि नहीं सर अभी थोड़ा गंदे पेपर्स गए हैं, वापस देखना है क्लासेस, तो अटेम्प्ट के बाद 20 दिन का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। 20 दिन आप एक्स्ट्रा उसको देख सकते हो।
तो ये सारी चीजें भी है और बहुत सारा मजा आता है हमारे क्लासेस में। इस बार तो हमने मतलब हमारा तो डिस्ट्रिक्शन में तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब जाके देख सकते हो हमारे रिजल्ट सेक्शन में। तो coming back to our question, let me delete all this stuff first. Oh my god, क्या delete करना है? This also I don't want. This also I don't want. ठीक है, let's start writing it. पहले हम facts लिखेंगे। Yep. So facts of the case. Facts of the case. क्या आएंगे सर facts of the case? क्या आएंगे facts of the case? एम शांति को टाइम पे दे नहीं पाया, शांति को लॉस हो गया, तो हम लिखेंगे एम लिमिटेड could not deliver machine to Shanti Limited due to a लेबर स्ट्राइक। ठीक है, और क्या हुआ? शांति लिमिटेड सफर्ड लॉस। बस, क्या हुआ कैसे हुआ बाद में देख लेंगे सर। एप्लीकेबल प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है? तो एकदम आसान, मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉर्मल लॉस है वो तो लाइटली है, लेकिन जो नॉर्मल लॉस नहीं है, नेचुरली जो अराइज नहीं होता है, वो इसमें आएगा ही नहीं, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो दैट इज द रीजन हमको यही पे इधर वही लिखना है, तो हम लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 when due to unavoidable circumstances beyond the control of the parties, there is breach of contract. The party who has suffered loss can claim damages naturally arising out of such breach. Any remote loss oblique damage not known to the party in breach can not be claimed at all. ठीक है, यही प्रोविजन है हमारे सर। क्या है? अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, डैमेजेस नेचुरली अराइजिंग क्लेम कर सकते हो, एनी रिमोट लॉस कैन नॉट बी क्लेम्ड। फिर आएगा सर एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन में क्या लिखने वाले? हम लिखेंगे इन द इंस्टेंट केस M Limited failed to deliver the machinery to Shanti Limited due to a labor strike. Such reason was beyond the control of M Limited. Further, Shanti Limited bought the machinery from market at rupees 12.75 lakhs. 12.75 है, 12.5 लाख है, 12.75 है। However, M Limited was
supposed to deliver the machine at rupees 11.5 लाख, therefore रुपीज 1 पॉइंट कितना 25 आना चाहिए ना, 12.75 माइनस 11.5, रुपीज 1.25 लाख, दिस इज 12.75 L माइनस 11.5 L is the naturally arising damages to Shanti Limited and it can claim rupees 1.25 lakhs from M Limited. It can claim 1.25 lakhs from M Limited. Regarding the contract lost with Zenith Limited, it is a remote loss and cannot be recovered from M Limited. That's it. बन गया अपना फुल केस स्टडी। 6 के 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ट्राई करके देखना है, पेपर में आ जाता है कभी तो। 2018 में आया था, सेम टू सेम केस स्टडी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन करके केस आने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस आर नॉट रिकवरेबल। 5 मार्क के लिए 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिट 5 का ही है। कहता है जो रिमोट लॉस होता है, इनडायरेक्ट लॉस होता है, ये रिकवर नहीं हो सकते। क्या ये चीज सही है या चीज गलत है, इसके अंदर जाने के लिए पहले समझना पड़ेगा सर रिमोट इनडायरेक्ट लॉस क्या होता है। रिमोट यानी दूर, इनडायरेक्ट यानी बहुत दूर, जो डायरेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। तो इस केस में जैसे मशीनरी कोई और से खरीदनी पड़ी है, डायरेक्ट लॉस है, क्योंकि एम लिमिटेड मशीन दे ही नहीं पाया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जेनेथ लिमिटेड के साथ हुआ था जिसमें लॉस हुआ है, वो तो इनडायरेक्ट लॉस है सर, रिमोट लॉस है उसका, और जो मशीन डिलीवर नहीं करने का जो डायरेक्ट संबंध नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस को रिमोट या इनडायरेक्ट लॉसेस कहा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 73 कहता है कि डैमेजेस हमेशा वही होते हैं जो नेचुरली आते हैं। अगर वो रिमोट है, इनडायरेक्ट है, फार अवे है, इनको आप डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते उस ब्रीच के साथ, तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला गया है कि किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट लॉस या रिमोट लॉस आप रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लिखा हुआ है कि मेरा जेनिथ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था और अगर तू टाइम पे देगा नहीं तो मुझे उसका भी नुकसान होगा, वो भी तू रिकवर करके देगा, तो फिर वो लायबल है उसको देने के लिए। लेकिन आइडल केस में जब कुछ बताया नहीं था तो वो लायबल नहीं हो सकता। तो लिखना कैसे, स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले सेक्शन 73 कोट करेंगे बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर डैमेजेस रिमोट है, इनडायरेक्ट है, तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे। एक केस लॉ हुआ था करसन दास वर्सेस सालस इंजीनियरिंग कंपनी है, हमारे बुक में मेंशन शायद नहीं है ये। इसमें बोला गया है कि रिमोट इनडायरेक्ट लॉस को हम किसी भी तरीके का कंपेंसेशन नहीं देंगे। तीसरी चीज हम इसमें लिखेंगे कि जब भी किसी बंदे को ब्रीच कमिट करने के बाद एक नॉर्मल प्रूडेंट बंदे को जो लॉसेस दिख सकते हैं फ्यूचर में, उन्हीं को नॉर्मल लॉस माना जाता है। उसके बियॉन्ड जो होते हैं वो अनफोर्सेबल लॉसेस है, रिमोट लॉसेस है। एंड लास्ट चीज हम लिखेंगे कि इसमें एक एग्जांपल लिखेंगे कि जैसे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इस वजह से मेरे को हर्ट हो गया, दुख हो गया, बुरा लगा, मेरा ट्रस्ट टूट गया, तो इसके लिए आप डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। दिस इज समथिंग वेरी रिमोट। तो ये 5 पॉइंट में लिखना है। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। हम लिखेंगे एज पर Section 73 of the Indian Contract Act 1872, any damage oblique loss which is remote है या फिर और indirect cannot be claimed as compensation। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। थियरी आंसर्स को ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है, तभी वो याद रखते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैंने ये लिख दिया कि डैमेज लॉस अगर रिमोट इनडायरेक्ट है तो हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। दूसरा मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट वाली चीज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट normal oblique
natural losses are those which are foreseeable by a prudent man एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था तभी जो लॉसेस आप देख सकते हो सकते हैं उन्हीं को हम नॉर्मल लॉस कहेंगे। फिर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डायरेक्टेड दैट नो कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड फॉर रिमोट ऑब्लिक इनडायरेक्ट लॉस। तो 3 पॉइंट मेरे हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं लिखने वाला हूं कि रिमोट डैमेजेस रिकवरेबल नहीं होते हैं किसी भी केस में। एंड लास्ट पॉइंट में लिखने वाला हूं मेरा एग्जांपल। तो हम लिखेंगे रिमोट लॉसेस आर नॉट रिकवरेबल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अदरवाइज। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा होगा तो पता नहीं। एंड लास्ट वाले पॉइंट में मैं लिखने वाला हूं एग्जांपल। तो लिखेंगे non-fulfillment of emotional expectations due to non-fulfillment of emotional expectations due to what? Non-performance of contract are example of remote oblique indirect damages। बस इसी को हम लिखेंगे और ये आंसर इसी पे खत्म हो जाएगा। With this we end up with this today's session also. Send you all your answers on 922 61 38 606 WhatsApp नंबर भेजना है। 50 प्लस बच्चे रोज भेज रहे हैं, आपने भी भेजना है। Add to this and I will check it and revert you back. Thank you so much guys. Thank you so much. Goodbye. Nice day.